जश्न अदब के लिए फ़ख्र का मरहला है, एक स्टेज है जहाँ पर जश्न अदब खड़ा हुआ है। और वो इस हवाले से कि हम जिस शख्स का नहीं, जिस शख्सियत का सम्मान कर रहे हैं, जिस शख्सियत को हम सम्मान दे रहे हैं, वो फ़राक साहब को आपने सुना होगा कि आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हम असरों, जब उनको यह ध्यान आएगा तुमने फ़िराक को देखा है। आप सभी जिस मुबारक मौके की गवाही दे रहे हैं, जब आप कभी बैठेंगे कुछ दिनों के बाद और 10, 15, 20, 25 साल बाद जब आप लोग जो है ज़िक्र होगा, तो आप लोगों को ये ख्याल आएगा कि आपने ना सिर्फ मालती जोशी जी को देखा है, उन्हें सुना भी है। हमारे सदर हैं कैसर खालिद साहब, IPS ऑफिसर हैं, मुंबई पुलिस IG हैं, जानते हैं आप लोग जश्न अदब के। वो इस सम्मान देंगे क्या, ये आई का हम कहते हैं। हमने तो इस सेशन का नाम रखना चाह रहे थे आई की कहानियाँ, कि बचपन में जब हम सुना करते थे, जब ये होता था तो कि डॉक्टर साहिबा को सुनना, उनकी कहानियों से इस्तेफादा करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी लेखिका हैं मालती जोशी जी, आप सभी जानते हैं, कहानीकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए न सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, बल्कि उनको पद्मश्री देकर के उन्होंने ख़ुद को सम्मानित किया है। आपका जन्म 4 जून 1934 को औरंगाबाद में हुआ था। आपने आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में हिंदी विषय से MA की शिक्षा ग्रहण की। अब तक अनगिनत कहानियाँ, बाल कथाएँ, उपन्यास प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। कई कहानियों का रंगमंचन, रेडियो और दूरदर्शन पर नाट्य रूपांतर भी प्रस्तुत किया गया। कुछ पर जया बच्चन द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक 7 फेरे का निर्माण किया गया था, तथा कुछ कहानियाँ गुलजार के दूरदर्शन धारावाहिक किरदार में तथा भावना धारावाहिक में भी शामिल की जा चुकी हैं। इन्हें हिंदी व मराठी की विभिन्न व साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 के भावभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। मालती जोशी जी की कहानियाँ जो हैं वो बिल्कुल आपके दिलों में ऐसे उतरेंगी जैसे आप अपने बचपन में, या आपने किसी मंज़र आपके नज़र के सामने से गुज़र रहा हो, आप सैर कर रहे हों। आइए ये सम्मान देते हुए न सिर्फ जश्न अदब, बाकी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने जो है हम इतना वक्त निकाला और आप यहाँ आई। और मालविका जी, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप भी तशरीफ़ ले आती ज़रूर, अगर आपकी मौजूदगी हो जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और हमारे उससे गुजारिश है कि और ज़रा सा हम उन्हें मोमेंटो बुके, आप लोग ज़रा सा ऐसा, अगर आप लोग और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कोई एक कहानी इस मौके पर अगर वैसे तो कहती है मुझे जो है कोई स्पीच वगैरह देने की आदत नहीं है, मुझे कहानियों में मेरी स्पीच होती है, तो मैं से गुजारिश करूंगा अगर एक कहानी इस मौके पर पढ़ दें। इसके बाद डॉक्टर जोशी, सच्चिदानंद जोशी साहब की कहानियाँ भी आप लोग सुनेंगे, लेकिन पहले मैं से गुजारिश। नमस्कार। सबसे पहले तो इस सम्मान के लिए आभारी हूँ। कोई भी लेखक या कोई भी सर्जक सम्मानों के लिए नहीं लिखता, सर्जना नहीं करता, लेकिन सम्मान मिलता है तो खुशी तो होती है। अभी इतने वीतराग नहीं हुए हैं कि सम्मान की खुशी ना हो, इसलिए आभार। और सम्मान से मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 इंच ही सही लेखक का कद बढ़ता है, तो आपने मेरा थोड़ा सा कद बढ़ा दिया, इसके लिए बहुत आभारी। आपने कहानी के लिए कहा, इसके लिए भी आभारी हूँ, क्योंकि भाषण देने से ज़्यादा कंफर्टेबल मैं कहानी में होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाषण देना विद्वानों का काम है, और ज़रूरी नहीं कि हर लेखक विद्वान हो, क्योंकि विद्वत्ता तर्क के कसौटी पे कसी जाती है और लेखन भावनाओं की कसौटी पे होता है। इसलिए कहानी सुनाना मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है।
कहानी का शीर्षक है छोटी सी गुड़िया की कहानी। वो छोटी थी तो चिड़िया की तरह फुदकती फिरती थी सारे मोहल्ले में। कभी कभी मेरे यहाँ भी आ निकलती थी। अगर मैं लिख रही होती तो कहती, आंटी क्या कर रहे हो? होमवर्क, मैं जवाब देती। झूठ, बड़े लोग कोई होमवर्क थोड़ी करते हैं। हमें पता है। क्या पता है? आप स्टोरी लिख रहे हो। अच्छा भाई, तुम्हें कैसे पता? हमें मम्मी ने बताया था। मैं देख लूँ? और बिना मेरी अनुमति के परवाह किए वो मेरे कुर्सी के पीछे खड़ी हो जाती। लिखो ना, उसका इसरार होता। कैसे लिखें भाई, तुम तो हमारा हाथ दबाए खड़ी हो। सॉरी करते हुए वो दूर छिटक जाती। फिर मैं कागज़ पर कुछ उल्टा सीधा लिखने लगती, क्योंकि उस कागज़ को तो डस्टबिन में जाना ही था। थोड़ी देर वो खड़ी रहती, फिर बोर होकर भाग जाती। ज़िंदगी को कागज़ पर उतरते देखना बड़ों के बस की बात नहीं होती। वो तो बेचारी बच्ची थी। फिर गुड़िया धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो धीरे धीरे क्यों? लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती कि आश्चर्य होता है। एकदम हायर सेकेंडरी तक पहुंच गई। अब उसे मेरे पास आने की फुर्सत नहीं होती थी। दिन भर सहेलियों से घिरी रहती थी। कभी कभी आ जाती, आंटी आपकी कहानी लिखोगे ना, तो हीरोइन को मेरा नाम देना। हाँ श्योर, मैं उसको कहती, पर मुझे मालूम था उसकी फरमाइश मैं कभी पूरी नहीं कर सकूंगी। अपने पात्रों के नामकरण में मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ। ससुराल और पियर का इतना लंबा चौड़ा परिवार है और मित्रों की संख्या भी कम नहीं है। डर लगा रहता है कि अगर गलत संदर्भ में कोई नाम चला गया तो ज़िंदगी भर दुश्मनी लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं उमा, रमा, अनु, मनु, राजू, मुन्ना ऐसे चलता हुआ नाम दे देती हूँ, जो किसी के भी हो सकते हैं। या बहुत ही इच्छा हुई तो बांसुरी, अनामिका, अणिमा ऐसे विशिष्ट नाम दे देती हूँ। फिर गुड़िया ग्रेजुएट हो गई और उसके लिए वर्ग संशोधन शुरू हो गया, तो ज़्यादा उनको पापड़ नहीं बेलने पड़े उसके पापा को, क्योंकि हिंदुस्तानी शादियों में दो ही चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो रूप और एक रुपया, और यहाँ तो दोनों ही थे। इसलिए तुरंत ही उनको अविलंब एक NRI दूल्हा मिल गया। तुरंत सगाई हो गई और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। अब उसकी पढ़ाई बंद हो गई थी तो अक्सर सहेलियों के साथ मटर गश्ती करते हुए मिलती। खिलखिलाती हुई मेरे दरवाजे से कई बार निकलती। अब उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर आ गया था, अलग रौनक आ गई थी और उसकी खिलखिलाहट में एक अलग सी खनक थी। एक दिन मेरे यहाँ आई, बोली आंटी मेरे ऊपर एक कहानी लिखिए ना। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी कहानी के लायक, क्या बल्कि एक उपन्यास के लायक है। हर एक को ये भ्रम होता है। मैं हंसकर रह गई। फिर बोली, पता है आंटी, आजकल मुझे क्या लगता है कि मैं किसी उपन्यास की नायिका हूँ, किसी फिल्म की हीरोइन हूँ, या परिदेश की राजकुमारी हूँ, और मेरा राजकुमार 7 समुंदर पार से मुझे लेने आ रहा है। लोग लेखक के साथ कितनी लिबर्टी ले लेते हैं ना। नहीं तो कोई भी लड़की अपनी माँ की हमउम्र महिला से ऐसी बात कर सकती है? मैंने गंभीरता से कहा, गुड़िया सॉरी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी अपने पर कहानी लिखूँ। क्यों आंटी? इसलिए बेटा कि सीधी सपाट ज़िंदगी पे कहानी नहीं लिखी जाती। गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तब कहानी बनती है। हादसे, कहानी हादसों की मांग करती है। हादसे मतलब ट्विस्ट। हाँ, तुम्हारी भाषा में ट्विस्ट ही समझ लो। ये हादसे और ये ट्विस्ट पढ़ने और सुनने में बड़े रोमांचक लगते हैं, लेकिन जिन पर गुजरते हैं वो ही इनकी पीड़ा को जानता है। इसलिए बेटा मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मेरी कहानी का पात्र बने। पता नहीं मेरी वो कितनी बात समझी, पर इसके बाद उसने अपनी फरमाइश नहीं दोहराई। और समय भी कहाँ था, शादी तो एकदम सिर पर आ गई थी। वक्त रहते शादी का निमंत्रण भी आ गया। 1-1 किलो मिठाई के डिब्बे के साथ वो बड़ा सा कार्ड क्या था, बुकलेट थी। हर कार्यक्रम के लिए अलग रंग का अलग पेज, वेन्यू अलग, मेन्यू अलग। मुख्य कार्यक्रम शहर के सबसे बड़े महंगे मैरिज गार्डन में था, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था।
पत्ते पत्ते पर बल्ब पिरोए गए थे। स्वागतदार इतना बड़ा कि 3 किलोमीटर दूर से नज़र आता था और वहाँ चौकी पर जरी की पोशाक पहने शहनाई वादक रागिनियाँ छेड़ रहे थे। भीतर डीजे की धुन पर नई पीढ़ी थिरक रही थी। वेटर्स स्नैक्स के प्लेटें और कोल्ड ड्रिंक के ग्लास घुमा रहे थे। स्टेज पूरा फूलों से सजा था, जिस पर राजसी कुर्सियाँ रखी हुई थीं और बीचों बीच एक रिवॉल्विंग स्टेज था जयमाल के लिए। आजकल की शादियाँ कितनी खर्चीली हो गई हैं ना, मेरे मुंह से अकस्मात निकल पड़ा। सब डॉलर का कमाल है भाई, मेरी पड़ोसन बोली, क्योंकि उसका इशारा गुड़िया के भाई की तरफ था जो अमेरिका में चांदी कूट रहा था। तीसरी बोली, अरे डॉलर की क्या ज़रूरत है, रुपए की कमी है कोई, बरस रहा है। इसी तरह हमारी गॉसिपिंग चल रही थी कि अचानक रोशनी के फव्वारे छूटने लगे और बैंड पर बहारों फूल बरसाओ शुरू हो गया। सालों साल हो गए दूल्हे के आगमन पर यही गाना सुनती हूँ मैं। सब लोग उठकर खड़े हो गए। राजसी पोशाक में सजा दूल्हा घोड़े पर आया। उधर वर्दीधारी कहारों के पालकी पे बैठ करके दुल्हन आई। डगमग करते हुए दोनों जने किसी तरह रिवॉल्विंग स्टेज पर चढ़े। जब तक वो लोग जयमाल संपन्न करके स्टेज पर विराज नहीं गए, तब तक मेरी सांस अटकी रही। पता नहीं ये किसके दिमाग का फितूर है, आजकल हर तीसरी शादी में ये रिवॉल्विंग स्टेज होता है और जब तक दूल्हा दुल्हन वापस उतर करके स्टेज पर नहीं आते, मेरी सांस अटकी रह जाती है। उसके बाद शुरू हुआ लिफाफों का सिलसिला। बड़ी देर बाद हमारा नंबर आया, क्योंकि हर मेहमान के साथ फ़ोटो सेशन ज़रूरी था। और उसके बाद खाना, हिंदुस्तान के हर प्रांत का खाना वहाँ था, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। दक्षिण भारतीय व्यंजनों का एक अलग से स्टॉल था, फिर रशियन सलाद भी था, इटालियन पास्ता भी था और चाइनीज़ तो आजकल विदेशी लगता ही नहीं। 5 तरह की मिठाइयाँ थीं और आइसक्रीम भी 2-3 फ्लेवर्स में। जब ऐसी शादियाँ देखती हूँ तो मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उसने बेटी नहीं दी, नहीं तो मैं तो हीन बोझ से ही मर जाती। लौटने में रात को 12 से ऊपर ही हो गया था, लिहाजा नींद सुबह देर से खुली। देखा श्रीमान जी बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं। मैंने फटाफट चाय बनाई और लेकर आई। उन्होंने चाय हाथ में लेके मुझे पेपर पकड़ाया। क्या है, पढ़ो तो। ऊपर ही हेडलाइन थी, मैरिज गार्डन में हंगामा। मैंने कप स्टूल पर रखा और कुर्सी पर बैठ के इत्मीनान से पढ़ने लगी। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की शादी में उस समय बड़ा हड़कंप मच गया जब एक युवती 5 साल के बच्चे को लेकर मंडप में दाखिल हुई फेरों के ऐन पहले, और उसने बताया कि वो दूल्हे राजा की पहली पत्नी है। उसके साथ युवक भी थे और पुलिस भी थे। तुरंत दोनों ओर से तलवारें खिंच गई, हड़कंप मच गया। वो तो पुलिस थी, नहीं तो एक आध लाश का गिरना बहुत तय था। फिर डिटेल में लिखा था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दूल्हे राजा की पोस्टिंग उत्तरांचल के किसी प्रोजेक्ट पर हो गई थी। वहाँ वे एक ग्राम बाला के प्रेम में आबद्ध हो गए। प्रेम कुछ ऐसा परवान चढ़ा कि बाला गर्भवती हो गई और फिर गांव वालों ने दबाव बनाया तो शादी करनी ही पड़ी। शादी के बाद उन्होंने वहाँ से जो दौड़ लगाई तो सीधे अमेरिका में जाकर के रुके। 6 साल से घर का मुंह नहीं देखा। इस बार बड़ी मुश्किल से कस्में दे दे के, बीमारी का बहाना दे के उनको बुलाया गया और चट मंगनी पट ब्याह करने की योजना बनाई गई। उस सुदूर अंचल में पता नहीं किसको ये खबर लग गई, लेकिन तय उन्होंने ये किया कि पहले से कुछ नहीं करेंगे, एन मंडप में जाके हंगामा करेंगे तो अच्छी फजीहत होगी। और फजीहत तो हुई, जान बचाकर भागना पड़ा। दूल्हे के पिता बार बार कहते रहे कि उन्हें इस शादी का ज़रा भी इल्म नहीं था, लेकिन यकीन कौन करता। सब कुछ पढ़ने के बाद मेरा मन सुन्न हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने इनसे कहा, अब क्या, नहीं चलें अपन? नहीं, अभी नहीं। अभी जाएंगे तो उनको लगेगा हम जले पे नमक छिड़कने आए हैं। उन्हें ज़रा सेटल हो जाने दो। और अकेले नहीं हैं वो, रिश्तेदार हैं, परिवार पूरा साथ है। मैंने चैन की सांस ली। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कहीं गमी में भी जाना होता है तो मैं ना जाने के 10 बहाने ढूंढती हूँ, और ये तो गमी से भी गंभीर मसला था।
फिर 2-3 दिन बाद खबर आई कि गुड़िया के पापा को हार्ट अटैक आया और वो क्योरवेल में भर्ती हैं। अब कोई असमंजस नहीं था। हम लोग शाम को गए 5वीं मंजिल पर। लिफ्ट से उतरते ही गुड़िया के चाचा चाची सामने नज़र आए। फिर दुआ सलाम हुई, तबीयत का हालचाल पूछा। वो बोले अब खतरे से बाहर हैं पर एहतियात ज़रूरी है। मैंने कहा चलिए ईश्वर को धन्यवाद कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, नहीं तो शौक इतना ज़बरदस्त था कि कुछ भी हो सकता था। चाचा बोले हाँ भाभी जी, शौक तो ज़बरदस्त था पर वो नहीं जो आप समझ रही हैं। उस धक्के को तो भाई साहब झेल गए थे, बल्कि गुड़िया को डांट रहे थे कि क्यों रो रही है, ऐसे 56 लड़के तेरे सामने ला के खड़ा कर दूंगा। असली सदमा तो उनको उनके बेटे ने दिया है। मतलब परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, समधी लोगों के सामने उसने पिता की ऐसी लानत मलामत की है कि क्या बताएं। बोला कि लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो 4 दुकान घूमते हैं, आप ऐसे आंख मूंद कर गए लड़की की शादी के लिए कि कहीं भी जाकर शगुन दे आए, ना देखा, न भाला, न पूछताछ की। अरे उसका इतना सारा पैसा पानी में बह गया ना, इसलिए बेचारे की जान जल गई होगी। चाची बोली अरे पैसे का क्या है, कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत का जो कचरा हो गया उसका क्या। इतना बड़ा शौक, ऐसे में जवान लड़का बाप के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं। तो बीवी बच्चों के साथ ससुराल चला गया रूठ करके, और अब कल वहीं से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेगा। सारी कहानी सुनकर मन ज़रा सुन्न हो गया। फिर मैंने कहा अंदर जाने देते हैं, देख लें। अंदर सिर्फ एक को जाने दिया तो ये चले गए। गुड़िया की माँ मुझे देखते ही बाहर आई। पहले तो मेरे गले पड़कर खूब रोई, फिर बोली भाभी जी मेरा एक काम करेंगी। क्या है भाई, बोलिए, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। आप घर जाके थोड़ा गुड़िया को समझाइश दे दीजिए, खाना पीना छोड़ के बैठी है। अरे क्यों नहीं, कह रही है पापा मेरे कारण बीमार हुए हैं, वो घर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अरे क्या पागलपन है, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी। वही तो, इधर ये पड़े हैं, कल को वो पड़ जाएगी, तो बताइए मैं किस किस को देखूँगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया और लौटते समय मैं गुड़िया के घर उतर गई, ये आगे चले गए। अभी 4 दिन पहले रोशनी में वो नहाया हुआ घर एकदम वीरान लग रहा था। कल तक यहाँ कह कह गूंजते थे, ढोलक की थाप सुनाई देती थी, गीतों की स्वर लहरियाँ हवा में तैरते हुए वातावरण में फैल जाती थीं। अब वहाँ एकदम सन्नाटा था। 2-4 मेहमान थे, वो भी छाया की तरह चल फिर रहे थे। मुझे गुड़िया के कमरे में पहुँचाया गया। वो लेटी हुई थी और घर की पुरानी नौकरानी उसका सिर दबा रही थी। उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई थी। गुलाब के फूल सा उसका चेहरा एकदम कुम्हला गया था। चिंता, दुख और निराहार ने उसका सारा लावण्य जैसे सोख लिया था। मुझे देखते ही वो उठ बैठी और मेरे गले पड़कर रोने लगी। मैं उसको पीठ पर हाथ फेरते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ही अपने शब्दों से ऊब होने लगी। कितने खोखले होते हैं ये शब्द, लेकिन इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ होता भी तो नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने भारी मन से उससे विदा ली और भारी कदमों से चलते हुए बाहर तक आई। मैं चप्पल पहन रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, आंटी। मैंने चौंक कर देखा, मुझे तो पता ही नहीं वो मेरे पीछे चलकर कब आ गई थी, और अब दरवाजे की चौखट से टिकी किसी प्रतिमा सी लग रही थी। आंटी, उसने कातर स्वर में कहा, अब तो मुझ पर कहानी लिख सकती हैं ना। मेरे पैर वहीं जम गए। ये मोह पाश करके कहानी है, लाइट मूड की है। पापा इतने उत्साह से नायग्रा फॉल्स का सारा वर्णन सुना रहे थे, उन्हें ये होश ही नहीं था कि इस समय भोपाल में आधी रात हो गई होगी। बेचारा अजीत उन्हीं दे स्वर में हाँ हूँ कर रहा था। यही तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ से घर पे बात करनी हो, अगर यहाँ से दिन में बात करें तो वहाँ आधी रात होती है, वो लोग दिन में बात करें तो यहाँ आधी रात होती है। 2-4 बार हमने सुबह शाम करने की कोशिश की तो या तो वो लोग ऑफिस जाने की तैयारी में होते हैं या हम लोग, कोई टाइमिंग जम ही नहीं पाती है। बड़ी देर बाद पापा ने वो
फ़ोन रखने को हुए तो माँ बोली, अभी रखो मत, मेरे को बात करनी है। पापा ने असहाय नज़रों से मुझे देखा। माँ को क्या बात करनी है हमको सब मालूम है। निखिल तो कहते हैं तुम्हारी माँ यहाँ आ गई हैं, पर रिमोट कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा है। सब्ज़ी क्या बनेगी ये तक निर्देश यहाँ से देती हैं। वो बच्चे के लिए ऐसी ऐसी सूचनाएं देती हैं कि लगता है कि अपना बच्चा आया के पास छोड़ के आई। माँ शुरू हो गई थी, बेटा रज़ाइयाँ हैं ना, एक बार धूप दिखा के फिर बड़ी पेटी में रखना है और नंगी छत पे मत डालना। पहले दरी बिछाना, फिर रज़ाई रखना और फिर उसके ऊपर एक पतली सी चादर बिछाना, नहीं तो पखेरु गंदा कर देंगे। माँ इन दिनों यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, समझी? अभी धूप में रखने का मौसम नहीं है। बारिश इस मौसम में? अरे हाँ भाई, आपके भगवान जी का टाइम टेबल गड़बड़ हो गया है। तो बेटा ऐसा करना, बहू से कहना वो हल्दी मिर्ची की बर्नियाँ हैं ना, कस के बंद करे। ना हो तो मिर्ची की बर्नी में ना नमक की डली डाल देने, तो फफूंद लग जाएगी। मैंने साल भर की पिसवाई है। पापा गुस्साए, बस भी करो, क्या रसोई प्राण लेके बैठ जाती हो। पर माँ सुने तब ना। और देखो बेटा, उसको ना विभोर को ढाँप ढूँप के झूला कर भेजना है, लड़का बहुत जल्दी सर्दी खा जाता है। माँ हम उसको आजकल झूलाघर नहीं भेज रहे हैं। झूलाघर नहीं भेज रहे हो, कमली के भरोसे छोड़ रहे हो। अरे वो माँ सिलविली लड़की है, टीवी देखती रह जाएगी, लड़का बाहर निकल जाएगा। एक बार पलंग से गिरा था, याद है? ओफो माँ डोंट वरी, आजकल संजना की मम्मी आई हुई हैं, वो देख रही हैं। सत्यानाश, माँ ने कहा। मैंने फट से उनके हाथ से फ़ोन छीना और उनके मुंह पे हथेली रख दी। सॉरी अजीत, तुमसे बात करने की रौ में माँ ने पूरी कॉफ़ी अपनी साड़ी पे गिरा ली। माँ कब से कॉफ़ी पीने लगी? अरे मैंने सबके लिए बनाई थी तो पकड़ा दी थी, पी तो नहीं और साड़ी पे गिरा ली, पूरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। खैर आंटी आई हैं ना, चलो ये अच्छा हुआ। उनको अब इन लोगों के आने तक वहीं रख लेना, इन लोगों की जान वहीं रखी रहती है, हैं? तो इत्मीनान से रहेंगे यहाँ। और बेटा उनको, आंटी को मेरा प्रणाम कहना, छुटकू को प्यार, संजना को प्यार, हैं? गुड नाइट। फ़ोन रख के मैंने लंबी सांस ली और फिर माँ से कहा, माँ गजब करती हो तुम, कितनी ज़ोर से सत्यानाश कहा, हैं? वो तो अच्छा है रात का फ़ोन अजीत दूसरे कमरे में जाके लेता है, संजना सुन लेती तो उसको क्या लगता बताओ, हैं? और बताओ संजना की मम्मी आ गई है तो सत्यानाश कहने जैसा क्या है? अरे हम सोचे थे कि हम यहाँ आ गए तब थोड़ा रोटी पानी सीख जाएंगी। अब ये उनकी मम्मी जी आ गई हैं तो अब वही दिन भर घुसी रहेंगी, बेटी को तिनका नहीं तोड़ने देंगी। तो अच्छा है ना, बेटी की मदद कर रही हैं। अरे काय की मदद? ऐसा जुनून चढ़ता है उन्हें कि क्या बताएं। आज कचौड़ी बना रही हैं, कल लड्डू बना रही, परसों मठरी बना रही, परसों मूंग का हलवा बना रही। महीने भर का घी तेल 15 दिन में ख़त्म कर देती हैं। ठीक है अम्मा, वो अपने दामाद को पकवान खिला रही तो अच्छा है ना। तुम्हारे दामाद तो तरस के रह जाते हैं, तुम्हें हमारी विलायती रसोई पसंद ही नहीं आती। अरे कोई शौक़ वौक़ नहीं है, भड़ास निकालती हैं अपनी। वहाँ बहू रसोई में पाँव नहीं देने देती ना, तो यहाँ आकर के सब शौक़ पूरे करती हैं। पापा बोले, माँ बेटी दोनों बहुत दुखी हैं बेचारी। माँ को बहू रसोई में घुसने नहीं देती और बेटी को सास किसी में हाथ नहीं लगाने देती। अरे क्या हाथ लगाने दें, दाल तक तो छौंकनी नहीं आती। अरे तो माँ सीख जाएगी, करते करते सीख जाएगी। अब तुम कह रही हो उसकी माँ को रसोई में प्रवेश नहीं है, तो बेटी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तुम्हारे यहाँ रहेगी, करते करते सब सीख जाएगी। कोई माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता है। पापा बोले, कोई करने देगा तब तो सीखेंगी ना। चाय तक तो बनाने नहीं देती, सुबह हमारी चाय के साथ उनकी भी बना लेती, फिर बैठे बैठे राग अलापती रहेंगी। अरे उठ जाओ रे, चाय ठंडी हो रही है। अरे चाय कड़वी हो जाएगी रे। कई बार कहा है कि अरे बच्चे हैं, अपने टाइम से उठेंगे, हैं? क्यों परेशान करती हो, बना लेंगे अपनी। बिना नहाई धोई रसोई में घुसाती हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। माँ कौन से ज़माने में रहती हो तुम, हैं? किस ज़माने की बात कर रही हो? खैर तुम्हारा घर है, जैसे चाहे चलाओ, तुम्हें अख्तियार है। पर यहाँ आई हो तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए वहाँ से मन हटा लो। अरे रोज़ रोज़ कोई अमेरिका नहीं आता है,
हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हो तो एंजॉय करो, घूमो फिरो, आनंद उठाओ, नई नई चीज़ें देखो, नई नई जगह देखो, हैं। उनकी गृहस्थी है वो संभाल लेंगे, उनका बच्चा है वो पाल लेंगे, तुम क्यों उसमें हलकान हुई जा रही हो। पापा बोले, किसको सुना रही हो बेटा, ये तुम्हारी माँ कल को वैकुंठ भी जाएंगी ना तो ऊपर से झांकती रहेंगी कि बहू ने आंगन में सूखते कपड़े उठाए कि नहीं, तुलसी चौरे पे दिया जलाया कि नहीं, रसोई की बत्ती रात भर खुली तो नहीं छोड़ दी, और पड़ोसी ने जंगले में हाथ डाल करके गुलाब तो नहीं तोड़ लिए, कढ़ी पत्ते के बहाने शर्माइन नींबू तो नहीं ले गई। मैंने कहा, माँ सुन रही हो पापा क्या कह रहे हैं? सब सुन रही हूँ, सुनती आ रही हूँ हमेशा से। मेरी बुराई करनी हो ना तो इनकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठ जाती है। ज़िंदगी भर इतनी सेवा की है, उसका ये फल मिल रहा है। इतनी सेवा ठाकुर जी की होती ना तो सचमुच बैकुंठ चली जाती। तुम करोगी ठाकुर जी की सेवा? क्यों? देखो अनु, एक किस्सा सुनाता हूँ, हैं, सुनना। एक जगह ना भागवत हो रही थी, कृष्ण जन्म का प्रसंग था। वसुदेव जी रात को कृष्ण भगवान को लेकर के नंद जी के यहाँ आए थे और अब नंद के यहाँ उत्सव की धूम थी। पंडित जी झूम झूम के गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा पंडाल झूम रहा था, लोग गा रहे थे और नाच रहे थे। कुछ लोग तो जो नहीं नाच पा रहे तो बैठे बैठे मगन हो रहे थे। सामने की लाइन में ना तुम्हारी माँ की तरह एक महिला बैठी थी, उनके झरझर आंसू बह रहे थे। लोग देख कर के गदगद हो रहे थे, पता कह रहे थे क्या भक्ति भाव है। प्रभु के आगमन की बात सुनकर देखो कैसी भाव विभोर हो रही हैं, आनंदाश्रु झर रहे हैं। एक ने पास आकर पूछा, माता राम आनंद आ रहा है? अरे काहे का आनंद बेटा, सुबह सुबह भैंस ब्याह गई, पाड़ा हुआ है। मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई कि गले में फंदा पड़ गया। निखिल को भी हंसी आ रही थी, वो पीठ फेर करके बुक शेल्फ से किताबें ढूंढने लगे। मैंने डरते डरते माँ की ओर देखा, वो गुमसुम सी बैठी थी। मामा व्हाट इज़ पाड़ा? बांसुरी ने पूछा। बेटा पाड़ा मीन्स बफेलोज चाइल्ड, मेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड गिव्स मिल्क, मेल चाइल्ड ऑफ नो यूज़। ओके, उसने कहा और अपनी कॉमिक्स पढ़ने लगी। मैंने फिर माँ की ओर देखा, वो उसी तरह चुप बैठी हुई थी। वो नाराज़ नहीं थी, ये तो तय था कि जब नाराज़ होती तो चुप नहीं बैठती, धुआंधार शुरू हो जाती। मैंने कहा, पापा माँ किस सोच में पड़ गई? मैं बताऊँ? पापा की आंखें शरारत से चमक उठी। ये अभी कृष्ण जन्म का प्रसंग सुना ना तो उन्हें अपने कान्हा की याद आ गई। अब ये सोच में पड़ी हैं कि अगर नानी संजना की मम्मी सचमुच 6 महीने टिक गई तो विभोर तो नानी का होके रह जाएगा, दादी की ओर झांकेगा भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? यकीन न हो तो पूछ लो, 35 साल का अनुभव है मेरा। फिर पापा खुद ही उनसे बोले, क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना? माँ ने एक बार गुस्से में आंखें तरेर कर पापा की ओर देखा और फिर आंखें नीची कर लीं। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। बहुत शुक्रिया। आइए, आपने पहले तो आपने हमारा अवार्ड कबूल किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने जो है हमें इस काबिल समझा। और आप सभी का शुक्रिया दोस्तों कि आप जो है इतने सेशंस अलहदा चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, उसके बावजूद आप जो है बहरहाल कहानियाँ सुनने का तो मन करता है और कहानियाँ आई को हो तो और भी मन करता है, लेकिन कहानियाँ अभी और भी हैं। और अब तक तो कहानी को चलाते रहे किरदार मगर अब है कहानी के हवाले। लो हमने किया प्यास को पानी के हवाले, अब सारी प्यास आपके हवाले है। जहाँ आपको मिले कहानियों के हवाले से वहाँ आप आइए। शुक्रिया। आई